नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया। कल पिछले वीडियो में हमने सम्राट व राजमुकुट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम मंत्रिमंडल तथा ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री के पद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है। तो जब संविधान ही विकास का परिणाम है तो धीरे धीरे ब्रिटेन की सभी संवैधानिक संस्थाओं विकसित हुई। उन्हीं संस्थाओं की भांति ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का भी जन्म विकास है। मंत्रिमंडल का जन्म प्रीवी काउंसिल से होता है, जिसे हम प्रीवी परिषद भी कहते हैं। तो किस तरीके से मंत्रिमंडल का विकास हुआ, सबसे पहले हम ये जानेंगे। प्रीवी परिषद वह अभिकरण है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य संपन्न होते। इस प्राचीन संस्था से ही मंत्री परिषद उत्पन्न हुई है। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक प्रीवी काउंसिल शासन के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति रखती थी। वह एक विचार विमर्श करने वाली संस्था थी, किंतु धीरे धीरे उसकी समस्त वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में हस्तांतरित हो गई। आज उसे शासन तंत्र में सम्मान का किंतु केवल औपचारिक स्थान प्राप्त है। प्रीवी परिषद का सतत अस्तित्व अंग्रेजों की इस मनोवृत्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है कि वे अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखना चाहते हैं। वे अपने अतीत से चिपके रहना चाहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटेन के लोग बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है। अभी समय वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में मंत्रणा देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था थी। उसका बड़ा महत्व था। कालांतर में जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत बढ़ गया, तब उसकी दो शाखाएं हो गई। प्रशासनिक कार्य करने वाली शाखा प्रीवी परिषद कहलाई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है तथा परंपराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है। सिर्फ 1937 में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीज प्रीवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। विटनेज मॉट से मैग्नियम काउंसिल तथा क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ। कालांतर में क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ एवं मैग्नम काउंसिल से संसद का। कबाल का जो उदय होता है वो कैसे होता है? कबाल मतलब कैबिनेट। प्रीवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का अभ्युदय हुआ। वृहद आकार के कारण प्रीवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति के योग्य नहीं रह गई। अतः सम्राट कुछ प्रमुख तथा निजी काउंसलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करने लगे। इसी सीमित काउंसलरों की परामर्शदात्री समिति को समयोपरांत कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जाता है। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रीवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। सदस्यों की इस औपचारिक समिति को कबाल की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसके 5 सदस्यों का नाम CABAL अक्षरों से प्रारंभ होता था। कबाल में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का मूल पाया जाता है। यह सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी तथा संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव भी पेश करती थी। चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्टेपर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग लगाया। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। एक दलीय मंत्रिमंडल की शुरुआत भी ब्रिटेन में होती है। विलियम तृतीय शुरू में दोनों दलों व्हिग व टोरी से मंत्री नियुक्त करता था, लेकिन इससे उत्पन्न हुई असुविधा के कारण उसने अपने परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही लिए। सन 1696 में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जो सर्वप्रथम एक दल से गठित किया गया था तथा संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था।
मंत्रिमंडल की बैठकों का नेतृत्व ब्रिटेन में प्रधानमंत्री करता था। ये भी एक विकास का परिणाम है। प्रारंभ में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता ब्रिटेन का सम्राट करता था, लेकिन धीरे धीरे सम्राट के हाथों से ये नेतृत्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हाथ में आ गया। ये भी विकास का परिणाम है। इसके लिए भी कुछ कारण जिम्मेदार हैं। जॉर्ज प्रथम तथा जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। अतः मंत्रिमंडल को अपनी बैठकों के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ा और वॉलपोल नाम के मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा। यद्यपि वॉलपोल बार बार कहता रहता कि वह किसी भी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, तो भी उसे इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। उसी ने ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय स्थापित किया। वॉलपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसे अपना मंत्री पद त्यागना पड़ा। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए। अगर हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के महत्व के बारे में पढ़ें तो चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है, तो नेचुरली ब्रिटेन का मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। वह वास्तविक कार्यपालिका है। राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक है और वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा होता है। वस्तुतः सम्राट में जो शक्तियाँ निहित है, उन सब का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। ग्लैडस्टोन के अनुसार मंत्रिमंडल एक सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं और ये ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा को मिलता है। या रेमजेम्योर कहते हैं, वह राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है। तो इसी से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, अब हम मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल के अंतर को जानेंगे। मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में उनकी रचना तथा कार्यों की दृष्टि से बहुत अंतर है। मंत्री परिषद एक वृहद संस्था होती है, जबकि मंत्रिमंडल उसकी अपेक्षा एक छोटी संस्था है। संक्षेप में दोनों में जो अंतर है वो यह है, पहला है आकार का अंतर। मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें 50-60 सदस्य होते हैं। इसमें मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति सम्मिलित होता है। दूसरा अंतर है स्थिति का अंतर। मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है। शासन की नीति निर्धारण का कार्य यही करती है। आए दिन इसकी बैठकें होती रहती है। मंत्री परिषद की बैठक बहुत कम होती है और इसका कार्य प्रशासनिक है। तीसरा जो अंतर है वह है वेतन में अंतर। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के वेतन में अंतर रहता है। चौथा अंतर है वह है कार्य का अंतर। मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं और मंत्री परिषद के सदस्य उसके अधीनस्थ सहायता करने के लिए होते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य रहता है, लेकिन मंत्री परिषद के कुछ गिने मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की कार्यकारिणी समिति के रूप में है। यह मंत्री परिषद का भीतरी चक्र है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का स्तर मंत्री परिषद के साधारण स्तर के मंत्रियों से ऊंचा होता है। इस अंतर के बावजूद भी सामूहिक दायित्व में सभी लोग सम्मिलित होते हैं और सभी के पद राजनीतिक ही होते हैं। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद सभी के पद समाप्त हो जाते हैं। अब हम मंत्रिमंडल का निर्माण या रचना के बारे में जानेंगे। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। इस बारे में राजा का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय
यह देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों को, विशेषज्ञों को एवं प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए। उसे लोकसभा से भी कुछ मंत्री लेने पड़ते हैं। मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हो। यदि संसद के सदस्य नहीं हो हैं तो उन्हें शीघ्र ही बनना पड़ता है। सामान्यतः मंत्रिमंडल में जो पद होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, विदेश विभाग का सचिव, नभसेना का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेना का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, यातायात विभाग का मंत्री, श्रम मंत्री, लॉर्ड प्रिवी सील, पोस्टमास्टर जनरल, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एंड पेंशन कोऑर्डिनेशन का मंत्री। ये है ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना। अब हम अगले वीडियो में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की विशेषताओं को जानेंगे।